ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, हर संडे हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, आप लोग क्लास लेने के लिए और हम लोग क्लास की व्यवस्था करने के लिए, और कहीं ना कहीं हम लोग भी इस क्लास को लेते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग क्लास में बातें बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं, एक तरफा मामला नहीं है। ये क्लास हम लोगों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हफ्ते में एक दिन की क्लास है, जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। उतना ही अनिवार्य हमारे लिए भी है। हर किसी के लिए क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है। कई बार बातें बोलते बोलते ये एहसास होता है कि ये बात हमारी नहीं है, ये बात हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी आपके लिए है। तो कुछ कुछ बातें हम आपसे करेंगे, वो बात सिर्फ आपके लिए नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम आपको बोल रहे हैं आपको करना है, नहीं, हमको भी आपके साथ साथ ही करना है वो बातें। एक छोटी सी कहानी मुझे आई है दिमाग में, और कल से ही मैं स्कूल में और हर जगह साझा कर रहा हूँ, पीटीसी क्लास में भी साझा करना चाहेंगे। कारण उसका ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास का नाम है, व्यक्तित्व का विकास होता कैसे है। आपने गाना सुना है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। तो हमारी सोच, हफ्ते भर की सोच किस दिशा में जाएगी, कहाँ उसको रहना है, कहाँ हमारी सोच पूरे हफ्ते भर रहेगी, ये एक दिन की क्लास में डिसाइड होता है। यदि अगर हम लोग पूरी इस बात को क्योंकि देखिए, परिवर्तन के कई सारे आयाम हैं और सबका सभी का सेंटर यही है। केवल यहाँ पे विचारों का नहीं है, आचरण का भी है, यहाँ का जो वातावरण है उसका भी है, और अंतिम में जो आप भोजन करके जाते हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, उन सबका है। तो इस अगर हम लोग बहुत मन को स्थिर करके और पूरी तरह से शामिल होने की कोशिश करते हैं, तब एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, एक सूचना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर। जौनपुर में एक माधवपट्टी नाम का गाँव है ना। बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, पर मैं आपको याद दिलाता हूँ। जौनपुर में एक माधवपट्टी नाम का गाँव, वहाँ पे 70 घर है। 70 घर में 47 घर आईएएस ऑफिसर्स मिला के हैं। तो जो वीडियो मैंने सुना, मैं तो सुन नहीं रहा था, पापा सुन रहे थे, फिर मुझे दिखाया कि देखो अरुण, ये देखो ये इसमें क्या बोल रहा है। तो सर जी ने मना किया है मोबाइल चलाने के लिए, तो इसलिए ये कीपैड लेके, है ना, तो ये कीपैड रहता था। तो कभी कभी वीडियो ऑन भी हो जाता था, क्योंकि बहुत बार सर जी बताते ही हैं कि मोबाइल को हम नहीं चलाते, मोबाइल हमको चलाने लगता है ना। उसके अंदर जीवन नहीं है, लेकिन जीवन वाले को चला लेता है वो, उसको इतना तरीका पता है, इतना टेक्नोलॉजी उसमें है अपने आप ही। तो पापा ने मुझे दिखाया कि देखो अरुण ये क्या कह रहा है, तो हमारे देखे तो उसमें यही था कि उत्तर प्रदेश में एक जिला है जौनपुर, और जौनपुर में एक गांव है माधवपट्टी, उसमें 70 घर हैं। 70 घर में 47 आईएएस पीसीएस हैं। फिर उसने एक क्वेश्चन किया, ये बताओ कि सारा इंटेलिजेंस, सारी बुद्धिमानी, सारा दिमाग भगवान ने क्या एक ही गांव में बरसाया है क्या? नहीं, ये बात तो नहीं हो सकती। फिर अंतिम में उसने जवाब दिया, संगत का असर होता है। किसका असर होता है? संगत का असर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सर जी के साथ रह रहे हैं, लेकिन सर जी की तरह हमारा व्यक्तित्व फिर क्यों नहीं बना। एक डॉक्टर के साथ में कितने सारे नर्सेज रहती हैं, कितने लोग रहते हैं, डॉक्टर क्यों नहीं बनते। एक बड़े व्यापारी के साथ में कितने लोग काम करने वाले वर्कर रहते हैं, फिर वो बड़े व्यापारी क्यों नहीं बनते। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से अपने वीडियो में भी और किताबों में भी इस बात का जवाब दिया है कि हम बड़े लोगों के साथ में रहते रहते बड़े क्यों नहीं बनते। एक छोटा सा शेर मुझे याद आता है कि ये दौरे जवाल है। जवाल बोलते हैं पतन का दौर है, ये दौरे जवाल है। अब कोई कबीर नहीं होता, 2-4 शेर लिखने से कोई मीर नहीं होता, और ये गलत है समझाओ उसे, रईसों के पास बैठने से कोई अमीर नहीं होता। क्यों ये बात कहनी पड़ी किसी बड़े शायर और कवि को? इसलिए क्योंकि सिर्फ पास बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, और सिर्फ पास बैठने को, साथ रहने को संगत कहते भी नहीं है। फिर संगत क्या है? मान लो मैं अगर सर जी के साथ रहता हूँ, गुरुदेव के साथ रहता हूँ, या फिर डॉक्टर के साथ रहता हूँ, तो मेरा विचार कहाँ रहता है? पॉइंट की बात यह है, अगर मेरे दिमाग में डॉक्टर की हर बात को नोटिस करने का, कोट करने का अगर जिज्ञासा है, हर बात को मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, डॉक्टर क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, कैसे पेशेंट के फीलिंग्स को महसूस करता है, अगर ये बात मैं नोटिस करता रहूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तित्व ऐसा बनेगा। क्योंकि चिंतन और चिंतन से बनता है चरित्र, है ना।
सारा जो हमारा चरित्र है, व्यक्तित्व है, जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ हम आज हैं, वो सिर्फ इसी बात पे डिपेंडेंट है, इसी बात पे निर्भर है कि हमने सोचा क्या है। ये बात कल मैं अभी अपने स्कूल की क्लास में क्लास ले रहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो हमारे बच्चों ने कहा कि अच्छा ठीक है, 7th क्लास ही थी, ये कैमरामैन साहब बैठे हैं और इनके भाई पीछे बैठे हैं आदर्श अमल, ये लोग भी उसके साक्षी हैं। तो ये हुआ कि जिस अभी हम लोग कुछ दिन पहले मैं गया था सनराइज स्कूल में जहाँ सर जी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे एक स्मार्ट क्लास चलती है। स्मार्ट क्लास में वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है और अच्छे से मैट बिछी हुई है। रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का उनका एक दिन का कार्यक्रम था, तो हम लोग गए थे पोडियम लेकर के। तो मैंने देखा कि एकदम मैट बिछी हुई उस क्लास में जाते ही एकदम अलग से फीलिंग आई। तो मैंने सोचा कि अगर ऐसा ही क्लास मेरे स्कूल में हो तो कितना बढ़िया रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। 2-3 दिन वो मेरे विचार में 2-3 दिन चला था और मैंने बच्चों से ये बात साझा भी की थी। अभी के समय में ठीक वैसा ही क्लास हमारे स्कूल में, जबकि जगह ही नहीं थी, लेकिन फिर भी सर जी इतने क्राइसिस में, इतनी समस्या में है, लेकिन उसके बाद में 3-4 कमरा पीछे ऊपर बनवा दिए। उसके बाद में एक क्लास सेम टू सेम वैसे ही है। अब मुझे याद आता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ। अब ये बात मैं बच्चों को बता रहा था कि देखो, जो कुछ भी सोचते हो आप, और सर जी ने भी एक क्लास ली है हम लोगों को कि जब विवेकानंद जी वाली वो किताब थी व्यक्तित्व विकास वाली, जो ऑनलाइन क्लास चलती है, उसमें यही था कि जो कुछ भी हम सोचते हैं ना, जो भी कुछ विचार हमारे दिमाग में आते हैं, वो विचार हमारे चित्त पे एक गहरी रेखा खींच के चले जाते हैं, बहुत हल्की सी भी और गहरी सी भी। जितना ताकत होता है हमारे विचारों को उसको सोचने का। तो हम लोगों ने मिल के ये बात साझा कर रहे थे एक दूसरे से। तब तक ये हुआ कि 7th वाले बच्चे कह रहे सर जी हम लोगों की बहुत इच्छा है, हम लोग चाहते हैं, यही सोच रहे हैं कि इसी क्लास में बैठने को मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो स्मार्ट क्लास थी, एक बेल के लिए आना होता था वहाँ पे। थोड़ी देर बाद आते हैं प्रिंसिपल साहब और कहते हैं कि हर बार तुम लोग बैग लेके मतलब आते हो, कॉपी लेके जाते हो, और अब एक काम करो, बैग लेके आओ, यहीं बैठो। फिर सर के जाते ही मैंने याद दिलाया बात, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो फिर थोड़ी कम समझ में आई बात। ठीक है, मैंने कहा अच्छा। फिर दूसरे बार जब मैं 2-3 बेल बाद आया तो देखा कि यही सारे लोग उसी स्मार्ट क्लास में जितना जहाँ पे इतनी शांति से बैठते थे, अब थोड़ा उपद्रव मचाने लग गए। जैसा क्लास था वैसा ही कर दिए, इस क्लास को स्मार्ट क्लास से कुछ और ही बना दिए। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, 1 मिनट लगा है, आप बैग लेके यहाँ पे आके परमानेंट हो गए हो, 1 ही मिनट लगेगा, यहाँ से उठ के चले जाओगे, है ना, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं वही होता है। और अभी थोड़ी देर में अगर ऐसा हो जाए तो आश्चर्य मत मानना। थोड़ी देर बाद क्या होता है, भैया आते हैं और सबको भगा देते हैं, कहते हैं कि उठो और जाओ क्लास में। फिर मैंने उनको याद दिलाया कि देखो जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। मैंने आपको, अगर आप समझने वाले के लिए बड़ी बात है, ना समझने वाले के लिए छोटी बात है। ये सिर्फ आज की जो क्लास आपको बताई गई है, सुनाई गई है, उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि बहुत उसमें से अधिकतम बच्चे गायत्री मंत्र करते हैं और इस वजह से जुड़े हैं। मैंने ये बात भी बताई कि आप लोग गायत्री मंत्र करते हो तो उससे होता क्या है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, उनका होता ही नहीं। लेकिन हम लोग अगर कुछ भी सोच लेते हैं गलती से, अगर ये भी कि जलेबी खाना है तो जलेबी भी आ जाती है। गलती से दिमाग में आता है कि यार पकौड़ी खाने का मन है, तो घर पे जाते तो मम्मी पकौड़ी ही बनाई रहती, पता नहीं कैसे उनको पता चला। तो ये असर होता है। तो कहने का मतलब गायत्री मंत्र करते करते दिमाग की जमीन इतनी उर्वर हो जाती है, कोई भी विचारों का बीज उसमें डालोगे बहुत ही जल्दी से, शीघ्रता से अंकुरित होता है और फिर उग जाता है। इसीलिए खास तौर से हम लोग जब पीडीसी क्लास में आते हैं, क्लास लेते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं और इस तरह के वातावरण में रहते हैं और यहाँ का अन्न करते हैं, तो हमको ऐसे वैसे कुछ भी नहीं सोचते रहना है। बहुत कुछ सोच के फिर सोचना है कि हमको क्या करना है। कई बार बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम मर जाएं तो अच्छा है, एक्सीडेंट हो जाए हमारा तो ये अच्छा है, मतलब ज़िंदगी बहुत नरक की हो गई है। ईमानदारी से हाथ उठा के बताना कि कितने लोगों के मन में विचार आता है कि मर जाए कभी कभी। पहले तो मेरे मन में आता, मैंने अपना हाथ उठाया है। ठीक है, हाथ नीचे करिए, सोचिए। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान से कुछ भी मांगना है, 2 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मांगनी है। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें, ये 2 चीज़ें पहले से डिसाइडेड हैं। क्या 2 चीज़ें हैं? ध्यान समझने की जरूरत है, बहुत छोटी चीज़ है, सब जानते हो, पर मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहली बात तो रोजी नहीं मांगनी है कि हम क्या करके भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि चिड़िया तक के लिए भगवान ने व्यवस्था करके रखी है। अच्छा, अब इसका गलत मैसेज मत ले लेना कि हमको अकर्मण्य बन जाना है, कुछ भी करना ही नहीं, भगवान देंगे तब खाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। हमको पूरा अपना कर्तव्य करना है, जितना मिला है ईमानदारी से, मेहनत की, ताकत की एक बूंद भी शाम को सोने से पहले बचा के नहीं रखनी है, इतना करके सोना है बस, बाकी उनका है, छोड़ दीजिए। तो चिड़िया तक के लिए व्यवस्था करके रखी है। तो हमें अननेसेसरी अपने दिमाग को स्ट्रेस में नहीं डालना है, काम जरूर करना है, एक बात। दूसरी बात, मृत्यु भगवान से नहीं मांगनी है। क्यों, कब, कैसे, कहाँ हमको कैसे जाना है ये पता है, भगवान को पहले से निश्चित है।
तो हम लोग जब इतना जितना इसमें इसको सोचेंगे, जितना वो अपने ही जीवन में हम लोग संघर्ष उत्पन्न करेंगे। और जैसा सोचते विचार कभी नष्ट नहीं होते। 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोग स्टूडेंट अधिकतम बैठे हुए हैं, फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। शब्द कभी नष्ट नहीं होते। जो शब्द मैं यहाँ बोल रहा हूँ कभी यहाँ से जाएंगे नहीं। ये इसी तरंगों में शब्दों का अपना एक विज्ञान है। ध्वनि के ऊपर सारा का सारा विज्ञान टिका हुआ है और उसी ध्वनि के ऊपर गायत्री मंत्र बना हुआ है। उसी ध्वनि के ऊपर ओम का उच्चारण टिका हुआ है। ओम का उच्चारण करते करते आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। उसके आत्मा का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है। और उसी गायत्री मंत्र का जप करते हुए वैज्ञानिक मंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जो मोटा मोटा है, गुरुदेव ने सिर्फ कक्षा 5 तक की पढ़ाई करी थी, लेकिन उन्होंने जो बातें लिखी है ना, अच्छे अच्छे खगोल विदों के समझ में नहीं आती वो बातें, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आती। और यही कारण है कि आप अगर गायत्री परिवार को थोड़ा भी बहुत जानते होंगे या कभी आपको गायत्री परिवार में शांति कुंज जाने का मौका मिल जाए, तो आप देखेंगे कि अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे से अच्छे भूगोलविद, अच्छे से अच्छे खगोलविद, एक से एक बड़े से बड़े लोग वहाँ पे पीले कपड़े में एकदम साधारण रूप में, कहीं कोई झाड़ू लगाता हुआ मिल जाएगा, कहीं आपको कोई पानी पिलाता हुआ मिल जाएगा, कहीं आपको भोजन परोसता हुआ मिल जाएगा और कहीं मैनेजमेंट देखता हुआ मिल जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे, हमारी कल्पना भी वहाँ तक नहीं जाएगी कि इतना बड़ा IAS ऑफिसर एक यहाँ पे झाड़ू लगाता होगा, इतना छोटा काम कैसे करता होगा। शायद इसलिए क्योंकि गुरुदेव का व्यक्तित्व तो एक तरफ रखिए आप, गुरुदेव की जो समझदारी है, जो गुरुदेव का जो तर्क है, पहले वो आए होंगे, कोई बड़ा वैज्ञानिक आता है तो ऐसे बात मान लेता है हमारी क्या? नहीं, हम अपनी बात लोगों को बताते हैं, उन लोगों को जिनको बहुत समझ नहीं है, वो हमारी बात सुनने तक को तैयार नहीं होते। 1-2 क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास जवाब ही नहीं रहता। सोच के देखिए, जब वो वैज्ञानिक लोग, वो IAS अधिकारी लोग, ऐसे लोग गुरुदेव के पास में आए होंगे तो क्या ऐसे ही संतुष्ट हो गए होंगे क्या? नहीं, बहुत कुछ उन्होंने प्रमाण देखा होगा, साक्ष्य देखा होगा और फिर अंतिम में अपने आप को सरेंडर किया। उनको लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो विज्ञान से भी बहुत आगे है, कोई ऐसी चीज़ है जो खगोल से भी बहुत आगे है, कोई ऐसी चीज़ है जो भूगोल से भी बहुत आगे है। तब जाकर के वो मजबूर है वो सारे लोग, और फिर जाकर के गुरुदेव के आगे माथा टेकते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये 5 पढ़े हुए हैं और मैंने PhD की डिग्री ली हुई है। वो डिग्री एक तरफ और फिर गुरुदेव का सब कुछ एक तरफ, वो अनुभव, वो विश्वास। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं आपसे कहना सिर्फ इतना ही चाहता था कि जो कुछ भी हम सोचते हैं बहुत सोच के सोचना है, क्योंकि उस पर हमारा चरित्र और व्यक्तित्व निर्धारित होता है। हम सब जानते हैं कि कोई एक सिंगल पर्सन भी आप नहीं खोज के ला सकते, हम नहीं खोज के ला सकते, इसलिए ये कभी ना सोचा हो कि मुझे IAS बनना है और बन गया हूँ। ये सब चीज़ें बाई चांस नहीं होती, ये सिर्फ हमारे सोचने की वजह से होती है। इसमें से जितने लोग बैठे हो, आप बताना कि आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में। इसमें से शायद 1-2 लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना सोचा हो कि हमें चेतना केंद्र जाना है और आ गए हों। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को कोई बुला के ले आया हो कि चलो वहाँ बहुत अच्छा है ना, पिछले जन्म का कुछ जुड़ाव होगा, आप जानते नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात है ना। इसीलिए बहुत सारे लोगों को हम बुलाते हैं आने के लिए, वो नहीं आ पाते। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं आने के लिए, उनकी घर की व्यवस्था ऐसी नहीं बनी रहती, लेकिन एक दिन ऐसा व्यवस्था बन जाता है कि कल्पना करते नहीं बनता। एक दिन मुझे यहाँ आना होता था, कितना संघर्ष होता था मैं जानता हूँ, बाकी लोग जानते हैं, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था बन गई है कि मैं घर पे जब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं घर में एक एक्स्ट्रा पर्सन हूँ। जैसे कोई मेहमान आ जाता है 2 दिन के लिए रुकता है, एकदम सेम। मैं अपनी असली फीलिंग बता रहा हूँ आपको। क्यों? ये भावना थी कि यहाँ मुझे रहना है, सर जी भी कहते थे रहना है, तो धीरे धीरे करते करते आज वैसी व्यवस्था बन गई है। तो मैं अपने घर में एक मेहमान हूँ, मेरा घर वो नहीं है, मुझे लगता है कि यही मेरा घर है। ठीक है, तो एक बात मुझे करना है यही कि अपनी संगति को ठीक रखना है। संगति मतलब मन में चलने वाले विचार, मन में कोई भी ऐसे आलतू फालतू के विचार नहीं आने चाहिए। कैसे होगा ये? सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम लोग अच्छे लोगों की संगति में रहें, संडे PDC क्लास में आते रहें। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब क्या हुआ सर, आप अपने आप को अच्छा बता रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ के वातावरण को, यहाँ पे आने जाने वाले जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि बाहर का कुछ काम, बाहर का कुछ क्रियाकलाप आपको ठीक ना दिखता हो, लेकिन अंदर के संस्कार अगर बहुत अच्छे नहीं होते, बहुत सॉलिड नहीं होते, तो यहाँ पे आम लोग आ ही नहीं पाते। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों को एक बात अपने दिल में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बिठा के जाने की आवश्यकता है कि आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि अभी हमारी ज़िंदगी साधारण हो, लेकिन आपके अंदर का संस्कार, हमारे अंदर का संस्कार, हम सबके अंदर का जो संस्कार है ना, वो बहुत खास है, बाकी लोगों से बहुत ही डिफरेंट है। और इसीलिए शायद हम लोग आ पाते हैं। चेहरा हमारे देखने में चाहे जैसा भी हो, चेहरा आपका देखने में चाहे जैसा भी हो, कपड़े आप चाहे जैसा पहनते हो, चाहे जैसे भी घर में रहते हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अपने आप को ये मान के चलिए कि आप बहुत खास हैं, बहुत विशेष हैं। अच्छा, इसको मानने का एक पॉजिटिव दृष्टिकोण भी है ये बताने का। गुरुदेव ने भी ये बात बताई है कि अपना कीमत समझिए और भरोसा करिए कि आप सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, और यहाँ आगे हो तब तो आपको मानने की आवश्यकता ही है।
जब महत्वपूर्ण मानेंगे आप तो कोई छोटा मोटा काम आपसे नहीं होगा। छोटा काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि सेलेक्टेड और बड़ा काम होगा। बड़ा काम होगा तो बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करना ही तो जरूरी है। और बड़ा काम गुरुदेव ने कहा है कि हर छोटे काम में बड़प्पन, हर छोटे काम में बड़प्पन। चप्पल उठाना है तो क्या हुआ, झाड़ू लगाना है तो क्या हुआ। क्योंकि अगर हम अपने घर में रहते तो बड़ा काम कहाँ से खोजेंगे। किसको हम बड़ा काम समझते हैं? कुर्सी पे बैठ करके कलम चलाने को बड़ा काम अगर सोचते हैं तो घर में कहाँ संभव है ये। फिर हमको लगेगा कि हम छोटे हैं। नहीं, हर छोटे काम में बड़प्पन होता है, क्योंकि बड़ा वो होता है जो हर छोटे काम को आसानी से कर लेता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्या समय बताया था भैया आपने? 11:20, ठीक है। एक छोटी सी कहानी साझा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 11:20 का टाइम हो जाएगा। एक बार एक कवि है, कविवर विद्यापति, मैं मैथिली भाषा के कवि हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने एक धर्मशाला बनवाई और धर्मशाला का निरीक्षण करने के लिए एक बार विद्यापति जी वहाँ पे गए। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत दुबला पतला कृष्णकाय, मतलब जिसका हड्डी में मतलब चमड़ा सट गया था, इतना दुबला पतला था, एक ऐसा ही अतिथि इस भूख के मारे निद्रा में पड़ा हुआ है। आपको पता है कि जब किसी धर्मशाला का उद्घाटन होता है तो उस दिन कुछ भोज का भी होता है। सब लोग आते हैं, खाना खाते हैं और मस्त सबका हालचाल लोग पूछते हैं। पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था। वो किनारे भूख के मारे में पूरी तरह से निद्रा में था। तो विद्यापति जी ने ऐसे ही मजाक में कहा कि छोटा होने के नाते ही अतिथि को किसी ने नहीं देखा क्या? अब वो जो अतिथि था वो एक कवि था। तो ये बात उसके कान में पड़ी तो उन्होंने मजाक में कहा था, लेकिन कवि तो कवि था। उसने एक नीतिपरक वाक्य कह दिया जो हमको और आपको आज से अपना जीवन बनाने की आवश्यकता है यदि हम अपने जीवन में गुरुदेव को जीना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये छोटा होने के नाते ही कभी किसी ने अतिथि को नहीं देखा क्या? उसका जवाब था कि प्रायशः स्थूल बुद्धि नाम सूक्ष्म है दृष्टि ही न जायते, यानी कि अक्सर मोटी बुद्धि वालों की नज़र सूक्ष्मता पर, छोटी चीज़ों पे नहीं जाती। तो अगर हम लोग छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, चप्पल ठीक करने को, झाड़ू लगाने को छोटा समझते हैं, मम्मी को पानी देने को, खाना परोसने को, या फिर किसी से प्यार से बात करने को, आदि आदि जितनी भी छोटी चीज़ें हैं, अगर उसको हम छोटा समझते हैं तो इस प्रसंग के अनुसार, इस उद्धरण के अनुसार हम लोगों की जो बुद्धि है वो मोटी है। और मोटी बुद्धि वाले सब आप जानते हैं। ये ऐसा बनाने के लिए गुरुदेव ने ये मिशन तो नहीं चलाया होगा। ऐसा बनाने के लिए तो सर जी हम लोगों को पीडीसी क्लास में तो नहीं बुलाते होंगे। हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, बहुत शार्प होनी चाहिए, बहुत सुलझी हुई होनी चाहिए। हमारा चित्त बहुत शांत और बहुत स्थिर होना चाहिए। हम दोनों लोगों को जो काम करने की आवश्यकता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, वो सिर्फ 2 बातें हैं जो बेसिक और बुनियादी तौर पर हैं। पहला तो ये है कि हम लोग रेगुलर रोज, क्योंकि नवरात्र आने वाला है, अधिकतम गायत्री मंत्र करेंगे। संकल्प लेके जाने की आवश्यकता है, अधिकतम जितना अधिक हो सके। दूसरा, अच्छे विचारों में अपने दिमाग को समा के रखेंगे, अपने दिमाग को लगाए रखेंगे। इसके लिए जितनी अधिकतम किताबें हम पढ़ सकते हैं गुरुदेव की लिखी हुई, वो जरूर पढ़ेंगे और फिर पीडीसी क्लास में नियमित आते रहेंगे। बस इसी सूचना और संदेश के साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।